गाइस, सबसे पहले अपनी भाषा चुनो, हिंदी या इंग्लिश। स्क्रीन पर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करो और ऑडियो ट्रैक में जाकर हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करो। तो आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। ये एक ऐसी कल्टीवेशन वर्ल्ड की स्टोरी है जहाँ इमॉर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इमॉर्टल बनना आसान नहीं। इमॉर्टल बनने के लिए टैलेंट का होना या फिर किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करना जरूरी है, पर हमारे मेन कैरेक्टर वैंग लिन के पास इन दोनों में से एक भी चीज नहीं थी। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है जिनके पास अपने बेटे को एकेडमी में एडमिशन दिलाने के भी पैसे नहीं है। वहीं साथ ही साथ उसके पास ऐसा कोई टैलेंट भी नहीं था जिससे वो एक कल्टीवेटर बन पाता, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे तो हेवन के रूल्स को बदलना था। वैसे अभी कहानी की शुरुआत में हमें कुछ इमॉर्टल्स को दिखाया जाता है। वो सभी इमॉर्टल्स अभी एक अकेले इमॉर्टल पर हमला कर रहे थे। इस अकेले इमॉर्टल का नाम सीतू नान है और इन्हें हम मास्टर सीतू कहकर बुलाएंगे। अभी मास्टर सीतू उनसे बचकर भाग रहे थे क्योंकि वो अकेले हैं और सामने 3 इमॉर्टल्स हैं, वो भी इमॉर्टल लेवल पर हैं। और अगर ये फाइट सिंगल हैंडेडली होती है तो वो इजीली सभी को हरा देते, लेकिन वो सब मिलकर हमला कर रहे हैं। इस अटैक का कारण है हेवन डिफाइंड बीट, जो कि एक बहुत पुराना और पावरफुल ट्रेजर है। मास्टर सीतू नहीं चाहते कि वो किसी गलत हाथ में पड़े, इसलिए वो अभी उस ट्रेजर को लेकर भाग रहे थे। वैसे जब उन्हें लगा कि शायद वो उस ट्रेजर को उन लोगों से नहीं बचा पाएंगे, तो उन्होंने खुद की बॉडी को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर ऑन कर दिया। अभी वो इमॉर्टल्स कोशिश करते हैं कि मास्टर सीतू के खत्म होने से पहले वो उस बीट को उनसे छीन सके, लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाते और मास्टर सीतू की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। अभी उनकी सिर्फ बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी क्योंकि वो एक इमॉर्टल है। उनकी सोल अभी भी जिंदा थी। उस सोल को उस बीट ने अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया और वहाँ से अपने आप ही गायब हो गए। वैसे इस प्लैनेट का नाम है सुजाकू प्लैनेट, जहाँ कई कॉन्टिनेंट्स हैं और कई सारे सेक्ट बिलोंग करते हैं। उन तीनों इमॉर्टल्स को पता है कि वो बीट सुजाकू प्लैनेट से कहीं दूर नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने उस बीट को ढूंढने का फैसला किया। वैसे अब कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर वैंग लिन से। हमें सबसे पहले वैंग लिन, उसकी मदर और उसके फादर से मिलाया जाता है। वैंग लिन असल में वैंग फैमिली से बिलोंग करता है। ये एरिया पूरी तरह से वैंग फैमिली से भरा हुआ है, जहाँ वैंग लिन के फादर के कुछ दूसरे भाई भी हैं जो कि अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। हालांकि वैंग लिन के फादर इतने ज्यादा अमीर नहीं है, ये बस लकड़ी की चीजें बनाकर बेचते हैं और उसी से अपने घर का गुजारा करते हैं। हालांकि वैंग लिन के फादर ने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं जिससे वैंग लिन एकेडमी में एडमिशन ले, जहाँ वो पढ़कर किसी बड़ी पोजीशन पर जा सकता है, जिसके बाद इन लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन वैंग लिन की किस्मत ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि अभी जब वैंग लिन के फादर ये बात अपनी वाइफ और अपने बेटे को बता रहे थे, तभी उनके घर में पैसे मांगने वाले आ जाते हैं। इन लोगों से वैंग लिन के फादर ने बहुत पहले कर्जा लिया था जो कि अभी तक नहीं चुका पाए। हालांकि वो उनसे कह रहे थे कि जो लकड़ी का सामान वो बना रहे हैं, उस सामान के बिकते ही वो उनके पैसे लौटा देंगे, लेकिन वो लोग नहीं मानते और जबरदस्ती वो पैसे जो कि वैंग लिन के एडमिशन के लिए बचाए गए थे वो लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि बाद में वो फिर से आएंगे और अगर पैसे नहीं मिले तो वो घर की सारी चीजें तोड़ फोड़ देंगे। अभी वैंग लिन के फादर और उसकी मदर बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके थे। वैंग लिन उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, पर अंदर ही अंदर वो भी दुखी था क्योंकि अब वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। वैसे इतने में ही वैंग लिन के अंकल वहाँ आते हैं। वो कहते हैं कि हेंग्यू सेक्ट को डिसाइपल्स की जरूरत है, क्या वैंग लिन हमारे साथ चलना पसंद करेगा? असल में हर फैमिली को एक कोटा दिया जाता है। वैंग फैमिली के पास 3 डिसाइपल्स का कोटा था, जिसमें वैंग लिन के फादर के जो दूसरे भाई हैं उनके बेटे जा रहे हैं। 2 लोग तो हो गए, पर अभी एक सीट खाली है, जिसके लिए वैंग लिन के अंकल चाहते हैं कि वैंग लिन जाए। अभी ये सुनकर उसके फादर और उसकी मदर तो थोड़ी चिंता कर रही थी, क्योंकि ये कल्टीवेटर बनना बहुत खतरनाक चीज है। मतलब कल्टीवेटर बनने की जर्नी खतरनाक है और वो अपने बेटे को इस तरह के खतरे में नहीं डालना चाहते। पर वैंग लिन उनसे कहता है कि उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। साथ ही वो बताता है कि उसने कल्टीवेशन की बहुत सी बुकें पढ़ी हैं। वो अपनी कल्टीवेशन की जर्नी शुरू करना चाहता है, जो सुनकर उसके पेरेंट्स मान गए। बाद में वैंग लिन की मुलाकात वैंग हाओ और वैंग जाओ से होती है। ये दोनों ही वैंग फैमिली के वो लड़के हैं जो कि बाकी 2 सीट के बदले जा रहे हैं। यहाँ जो वैंग जाओ है वो बहुत टैलेंटेड है। इसके बारे में हेंग्यू सेक्ट के कुछ दूसरे डिसाइपल्स भी जानते हैं। ये कम उम्र में ही कल्टीवेशन करना सीख गया था, बस ये डिसाइपल बनने के लिए अब जा रहा है। यहाँ जो इमॉर्टल इन्हें मिलने के लिए आया था वो भी वैंग जाओ को जानता है। वैसे यहाँ से ये लोग निकल चुके थे सीधा वेंग्यू सेक्ट की तरफ। वहाँ पहुँचते ही वैंग लिन को पता चलता है कि सबसे पहले उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी चेक की जाएगी,
जो लोग टैलेंटेड हैं और कल्टीवेशन जल्दी सीख सकते हैं उन्हें डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया जाएगा। अभी जब सबकी एक एक कर बारी आ रही थी तो वहीं वैंग झाओ को बुलाया गया, जिसका टैलेंट सभी को पता है। जब उसकी चेकिंग हुई और उसने स्टोन पर हाथ रखा तो पता चल गया कि वो कल्टीवेशन करना चाहता है। उसे डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया गया। अब अगली बारी वैंग हाओ की थी, जो कि वैंग लिन के दूसरे अंकल का बेटा है। यहाँ वैंग हाओ ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसके पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो इस तरह के टेस्ट में पास हो जाए, इसलिए उसने तुरंत ही अपना पुराना ट्रेजर निकालकर वहीं खड़े एक मास्टर को पकड़ा दिया, जो कि उस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे थे, और कहा कि ये मेरे फादर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। वो मास्टर भी थोड़ा इसी टाइप का है और उसे भी इस तरह से चापलूसी करने वाले डिसाइपल्स पसंद है, इसलिए उसने तुरंत ही वैंग हाओ को सिलेक्ट कर लिया। अब उस दूसरे लड़के के बाद बारी आई वैंग लिन की। जब वैंग लिन ने वहाँ आकर स्टोन पर हाथ रखा तो पता चला कि उसके पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है। उसे टैलेंट के बेस पर सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। उससे कह दिया जाता है कि वो फेल हो गया, जो सुनकर वैंग लिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था। वो वापस लौट रहा था और मन में सोच रहा था कि वो यहाँ कुछ भी नहीं कर पाया। वो अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन इतने में ही वहाँ खड़े हैंग्यू सेक्ट के लीडर कहते हैं कि अब अगला टेस्ट शुरू करना चाहिए। वैंग लिन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। ये जो अगला टेस्ट है ये पूरी तरह से कल्टीवेटर्स की विल पर डिपेंड करता है। मतलब अगर उनमें जज्बा है और सच में वो एक डिसेबल बनना चाहता है तो वो इस टेस्ट में पास हो सकते हैं, वरना आज तक इस टेस्ट में कोई पास नहीं हो पाया। वैंग लिन को ये सब नहीं पता था, इसलिए वो खुश था। लेकिन जिन्हें ये पता है उनके चेहरे लटके हुए थे। जब टेस्ट शुरू होता है तो वैंग लिन को पता चलता है कि आखिर इस टेस्ट को कोई क्यों नहीं देना चाहता। ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया था कि किसी भी बच्चे को कोई सीरियस इंजरी ना आए। लेकिन यहाँ मैजिक इतने हाई लेवल पर इस्तेमाल किया गया है कि लोगों ने तो आधे रास्ते से ही हार मान ली थी। वैंग लिन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने आधा रास्ता जब पार कर लिया तो वो देखता है कि दूसरे बच्चे जो कि टेस्ट को देने आए हैं वो खुद तो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे और दूसरों को और नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब वो उनसे बचकर कुछ और ऊपर पहुंचा तो वो लावा में घिर चुका था। आसपास हर तरफ लावा था। वैंग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लावा को कैसे पार करे। एक कल्टीवेटर तो स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उड़ सकता है या फिर हवा में चलते हुए निकल सकता है, पर वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो इससे कैसे निकलेगा। खैर वैंग लिन के दिमाग में आता है कि ये सिर्फ नॉर्मल लेवल का टेस्ट है, इसलिए उसे नहीं लगता कि वो लोग बच्चे की जान को रिस्क में डालेंगे। यही सोचते हुए वैंग लिन ने रिस्क लेकर लावा में कदम रख दिया। किस्मत से वो लावा सच में नकली था, वो बस एक इल्यूजन था। लेकिन उसमें कूदने के बाद भी वैंग लिन को जलन जरूर महसूस हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी जल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो सच में लावा के अंदर खड़ा हो। हालांकि इस टेस्ट को वो पास करना चाहता था, इसलिए उसने दर्द सह लिया और कैसे तैसे करके ऊपर पहुंच गया, जहां सामने ही गेट था। उसने बस उस गेट तक पहुंचना है और गेट टच करते ही वो उस टेस्ट में पास हो जाएगा। वैंग लिन को अभी इस चीज पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर उसी दौरान उसकी नजर सामने नीचे की तरफ पड़ती है, जहाँ जमीन थी ही नहीं, वो हवा में था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस गेट तक पहुंचे कैसे, क्योंकि वहाँ तो कोई पुल भी नहीं था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसे फिर से वही लावा वाली बात याद आती है और वो हिम्मत कर एक कदम आगे बढ़ता है। जब उसने वहाँ कदम आगे रखा तो उसे पता चला कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो हवा में फ्लोट कर सकता है। वैंग लिन समझ गया कि ये भी बस एक टेस्ट है, इसलिए उसने तुरंत ही भागना शुरू किया। अभी वो उस गेट के पास पहुंचने ही वाला था कि इतने में ही वहाँ एक स्पिरिचुअल वॉल आ गई, जो कि उसे रोक देती है। असल में ये टेस्ट यहीं खत्म हो चुका है। वैंग लिन उस गेट तक नहीं पहुंच पाया, मतलब वो फेल हो गया। वैंग लिन को अभी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने इस टेस्ट को पास करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और बहुत ज्यादा दर्द सहा था। वो इस चीज को मान ही नहीं सकता, इसलिए वो उस दीवार पर ही जोर जोर से हाथ मारने लगता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से नीचे का वो मैजिक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और वैंग लिन को हवा में नहीं झेल पाता, जिस वजह से वैंग लिन सच में खाई में गिर जाता है। वहाँ नीचे गिरकर वैंग लिन को बहुत चोट आई थी, लेकिन अचानक ही उसकी सभी चोटें हील करने लग गई। इतने में ही जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि वो एक अलग स्पेस में आ चुका है। असल में वो अब हेवन डिफाइंड बीट के स्पिरिचुअल स्पेस में आ चुका था, जहाँ कई हजारों सालों से मास्टर सीतू अपने सक्सेसर का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी वो वैंग लिन को देखकर इतने खुश नहीं थे, क्योंकि वैंग लिन बिल्कुल ताकतवर नहीं है और न ही उसके पास कोई टैलेंट है। खैर फिर भी एक अपॉर्चुनिटी समझकर मास्टर सीतू ने उसे अपनाया और सीधा उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने लगे। अभी जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की
तो वो वैंगलिन की बॉडी में एंटर ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। वो तो यही चाहते थे कि कोई इस हेवन डिफाइंग बीट के अंदर फंसे और वो उसकी बॉडी पर कब्जा कर सके, लेकिन वैंगलिन के केस में ऐसा नहीं हो पा रहा। वैसे उस बीट ने वैंगलिन की सभी चोटें ठीक कर दी थी। इतने में ही वैंगलिन को आवाज सुनाई देती है जो कि उसकी मदर की थी। वो तुरंत ही वापस उस बीट से बाहर आ जाता है, या यूं कह लो कि वो बीट खुद वैंगलिन को बाहर की तरफ निकाल देती है। यहाँ वैंगलिन उस बीट को अपने पास रखकर जब वहाँ से जाता है तो उसकी मुलाकात अपने पेरेंट्स से होती है। वो वैंगलिन की बहुत चिंता कर रहे थे। वैंगलिन उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो फेल हो गया, लेकिन वो इस चीज से खुश है कि उनका बेटा सही सलामत है। हालांकि इतने में ही मास्टर फू आ जाते हैं। ये वही मास्टर है जो ऊपर कुछ लड़कों के लिए टेस्ट में थोड़ी सी चीटिंग भी करा रहा था। वैसे इसने वैंगलिन को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसने देखा कि इतने मुश्किल टेस्ट में वैंगलिन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। वैसे इसका कारण ये भी है कि इतना मुश्किल टेस्ट होने के बाद भी वैंगलिन की बॉडी पर एक भी चोट नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा सा डाउट होता है। वैसे यहाँ वैंगलिन को अपने पेरेंट्स को फिर से अलविदा कहना पड़ता है क्योंकि अब वो डिसाइपल बन चुका है। खैर सेक्ट में आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ डिसाइपल्स की अलग अलग रैंकिंग है। वो सबसे छोटी रैंकिंग पर होने वाला है जहाँ उसका सीनियर रहेगा, सीनियर लू, जो कि इन्हें काम देगा। ये जो छोटे लेवल के डिसाइपल्स हैं ये सिर्फ रजिस्टर्ड डिसाइपल्स हैं। इन्हें इज्जत बिल्कुल नहीं मिलती। इनसे बस सेक्ट के काम कराए जाते हैं और काम पूरा कर कर ये वहाँ कल्टीवेशन कर सकते हैं। इन्हें बस इतनी ही परमिशन मिली हुई है। वैंगलिन को भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि कम से कम वो यहाँ एंटर तो कर पाया। अपनी रैंक को तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ा ही सकता है। वैसे वहाँ वैंगलिन की मुलाकात जैंग यू नाम की एक लड़की से होती है जो कि सेम वैंगलिन की तरह ही है। उसे भी ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं मिल पाई, मतलब वो ज्यादा बड़ी रैंक का डिसाइपल नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी उसे खुद पर यकीन है कि वो आगे चलकर एक अच्छा कल्टीवेटर बनेगा। अभी वैंगलिन और उसकी दोस्ती हो चुकी थी। खैर इतने में ही सीनियर सभी को उनका काम बांट देता है। सबको अंदाजा था कि किस तरह का काम उन्हें चुनना चाहिए। वैंगलिन को नहीं पता था, इसलिए उसने पानी भरने का काम चुन लिया और कहा कि अगर वो ये काम फिनिश कर लेगा तो क्या उसे कल्टीवेशन करने की परमिशन मिल जाएगी। तो इस पर सीनियर लू हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। ये काम 7 दिनों के लिए मिला है, इसलिए वैंगलिन सोच रहा था कि आखिर ये कितना ही मुश्किल होगा। लेकिन अगले दिन वो देखता है कि उसे तो बहुत बड़ी बड़ी बकेट्स भरनी है, वो भी सिर्फ 2 छोटी बकेट को दूर एक कुएं से पानी भरकर लाते हुए। वैंगलिन ये देखकर समझ चुका था कि आखिर बाकी सब डिसाइपल्स इस काम को क्यों नहीं चुन रहे थे। अभी वैंगलिन हार तो मान नहीं सकता, इसलिए उसने इस काम को करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो थक चुका था, लेकिन इसी बीच उसे याद आया कि उसके पास एक ट्रेजर है जो कि उसकी चोट को हील कर सकता है। इसलिए उसने तुरंत ही बाल्टी के पानी में वही बीट डालकर वो पानी पी लिया, जिसके बाद वैंगलिन की सभी चोटें ठीक हो गई और साथ ही जो थकावट थी वो भी मिट गई। वैंगलिन फिर से काम पर लग गया। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठता है और ओस का पानी जमा करता है क्योंकि वो सबसे प्योर होता है। उसे एक बोतल में भरकर वैंगलिन ने वही बीट उसके अंदर डाल दी और जैसे ही उसने पानी पिया तो इस बार उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। वैंगलिन महसूस करता है कि अब तो वो और अच्छे से काम कर सकता है। वो दिन भर उसी तरह से काम करते रहा और जैसे ही वो थोड़ा थकने को होता तो तुरंत ही वो पानी पी लेता। ये देखकर मास्टर सीतू भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। वैसे अभी वैंगलिन पर सीनियर लू नजर रख रहा है क्योंकि उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। असल में सीनियर लू को ऐसा करने के लिए मास्टर फू ने कहा था। उन्हें शक है कि वैली के आसपास कोई ट्रेजर मौजूद है जो कि किसी भी डिसाइपल को पड़ा हुआ मिल सकता है। इसलिए सीनियर लू सब पर नजर रखे जिससे कि अगर कोई ट्रेजर मिले तो वो मास्टर फू तक पहुंच जाए। सीनियर लू को भी इसके लिए कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अभी जब उसने वैंगलिन पर नजर रखी और देखा कि वैंगलिन ने 4 दिन में इतना डिफिकल्ट काम पूरा कर दिया तो उसे शक हुआ कि शायद वैंगलिन को वो ट्रेजर मिल चुका है। उसने वैंगलिन के पास उस बीट को नहीं देखा था। उसने बस इतना देखा था कि वैंगलिन बार बार एक बोतल से पानी पी रहा है, इसलिए अचानक उसने वैंगलिन पर हमला कर वो बोतल छीन ली और समझा कि शायद वही ट्रेजर है। लेकिन वैंगलिन उसमें से वो बीट निकाल चुका था और वैसे कई सारे डुप्लीकेट बॉटल्स बना चुका था। इसका मतलब सीनियर लू के पास जो बोतल पहुंची वो बस एक मामूली मिट्टी की बोतल है। खैर अभी मास्टर सीतू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वैंगलिन से कहते हैं कि आखिर तुम उस पर हमला क्यों नहीं करते, जिस पर वैंगलिन कहता है कि नहीं जाने दीजिए, मैं वक्त आने पर इससे बदला लूंगा और वैसे भी अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि इससे लड़ पाऊँ। जो सुनकर मास्टर सीतू को ये बात पसंद आती है, पर वो फैसला करते हैं कि वो वैंगलिन को सिखाएंगे
जिससे वैंग लिन की इस तरह से बेइज्जती ना हो। वैसे वैंग लिन की इस तरह की प्रोग्रेस की बात सीनियर लू ने मास्टर फू तक पहुंचा दी थी, इसलिए जब प्रमोशन करने की बारी आई तो सभी रजिस्टर्ड डिसाइपल्स में से वैंग लिन का नाम पहले लिया गया। मास्टर फू उसे कुछ एक्सिलर्स देते हैं जो कि उसकी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकेंगे और साथ ही उसे नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट कर देते हैं। इसका मतलब अब वो भी सीनियर लू की रैंकिंग पर आ चुका है। वैंग लिन तो अभी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे अभी यहाँ आए ज्यादा समय नहीं बीता और उसने अपनी रैंकिंग इंक्रीज कर ली। वो तो अब और ज्यादा मोटिवेशन के साथ कल्टीवेशन में लग चुका था। वो उस बीट के स्पेस में जाकर कल्टीवेशन कर रहा था क्योंकि वहाँ कल्टीवेशन करने से उसका लेवल ज्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहा है। वैसे भी कल्टीवेशन करते वक्त ही उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ सीनियर लू और ज़ैंग यू थे। अभी ज़ैंग यू सीनियर लू से कह रहा था कि आखिर आपने मुझे रजिस्टर्ड डिसाइपल से निकालने का फैसला कैसे किया। तो सीनियर लू कहने लगता है कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। हालांकि ज़ैंग यू जानता है क्योंकि सीनियर लू ज़ैंग यू को पसंद नहीं करता, इसलिए वो उसे यहाँ से निकालना चाहता है और उसके पास ये पार भी है। हालांकि ज़ैंग यू कहता है कि नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे राज सबको बता दूंगा। अभी ज़ैंग यू बात कर रहा था उस राज की जो कि सिर्फ हमें पता है। मास्टर फू ने सीनियर लू को नजर रखने के लिए कहा सभी डिसाइपल्स पर इसके बदले सीनियर लू को रिवॉर्ड भी मिला है जो कि इलीगली उसे दिया गया है। जो ट्रेजर या जो तालिस्मान मास्टर फू लाकर सीनियर लू को देते हैं वो बड़ी रैंक के डिसाइपल्स के होते हैं। अभी इस बात से गुस्सा होकर सीनियर लू तो तुरंत ही ज़ैंग यू पर हमला करने लगा था, लेकिन इतने में ही वैंग लिन बीच में आकर उसे रोकता है और ज़ैंग यू की मदद करता है। अभी वैंग लिन को देखकर सीनियर लू कहने लगता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, तुम अभी अभी मेरी पोजीशन तक पहुँचे हो, लेकिन भूलना मत कि मैं इस पोजीशन को बहुत पहले से होल्ड कर रहा हूँ। मेरे और तुम्हारे लेवल में बहुत फर्क है। हालांकि जब वो ये बातें कर रहा था तब वैंग लिन उस पर ग्रेविटेशनल पुल टेक्निक से हमला करता है जो कि उसने नहीं सीखी है, या यूँ कह लो कि ये उसे मास्टर सीतू ने सिखाई है। अभी जब वैंग लिन ने अपनी नई टेक्निक दिखाई तो सीनियर लू कहने लगा कि तुम एक टेक्निक से मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन इतने में ही ज़ैंग यू पीछे से आकर उस पर हमला करता है और एक चाकू उसे मार देता है, जिसके बाद सीनियर लू वही मारा जा चुका था। अभी वैंग लिन तो ये देखकर हैरान था, पर शायद यही सही था। यहाँ वैंग लिन ज़ैंग यू से जाने का कहता है और बोलता है कि सीनियर लू की बॉडी को ठिकाने लगा देगा। हालांकि जब ज़ैंग यू और वैंग लिन ने अपनी ग्रेविटेशनल पुल टेक्निक का इस्तेमाल किया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी में तो एनर्जी है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर सीतू बताते हैं कि उसकी बॉडी में किसी तरह का पॉइजन है और ये पॉइजन जरूर उन एलिक्सर्स से आया है जो कि मास्टर फू ने वैंग लिन को दिए थे उसके प्रमोशन के तौर पर। वैंग लिन समझ गया कि मास्टर फू को शक है और उन्होंने जानबूझकर इस तरह का स्लो वर्किंग पॉइजन उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जिससे वो ज्यादा ताकतवर ना हो पाए और वक्त आने पर वो वैंग लिन से उसका ट्रेजर छीन सके। वैसे अब वैंग लिन को सतर्क रहना होगा और साथ ही किसी तरह से उस पॉइजन को खत्म करना होगा। मास्टर सीतू कहते हैं कि इस पॉइजन को खत्म करने के लिए तुम्हें इससे पावरफुल पॉइजन की जरूरत पड़ेगी। वैंग लिन कहता है कि आखिर वो पॉइजन मैं कहाँ से लाऊंगा, जिस पर मास्टर सीतू कहते हैं कि ये बात तो वो भी नहीं जानते, पर वो वैंग लिन की दूसरी तरह से मदद कर सकते हैं। वो वैंग लिन को ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिससे वैंग लिन अपनी कल्टीवेशन को हाइड कर सकता है, जो कि उसका लेवल दूसरों को पता लगने से उसे बचा सकती है। वैंग लिन भी इस टेक्निक को सीखने के लिए तैयार हो गया था। वैसे अगले ही दिन उसे पता चलता है कि दाओ सेक्ट और उनके कुछ डिसाइपल्स यहाँ हिंग्यू सेक्ट आ रहे हैं एक कंपटीशन के लिए। वैसे तो इन दोनों सेक्ट के बीच नहीं बनती, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके मुताबिक दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। वैसे दाओ सेक्ट ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उन्होंने ही कहा है कि वो इन पर हमला नहीं करेंगे और इसी कॉन्ट्रैक्ट को याद रखते हुए हर साल कंपटीशन होता है जिसमें कुछ डिसाइपल्स आपस में फाइट करते हैं। वैसे लगभग हर बार का कंपटीशन दाओ सेक्ट ही जीतता है और यही कारण है उन सभी डिसाइपल्स के इतना एरोगेंट होने का। वैसे अभी जब वो सारे डिसाइपल्स आ रहे थे तो उसी बीच हमें दाओ सेक्ट की एक फीमेल डिसाइपल भी दिखाई जाती है जिसने वहां आते ही हेंग्यू सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को अपने चाम में फंसा लिया था। हालांकि बाद में हेंग्यू सेक्ट के एक एल्डर उस मैजिक का असर हटाकर सभी डिसाइपल्स को नॉर्मल करते हैं, पर इस चीज के लिए दाओ सेक्ट के मास्टर हेंग्यू सेक्ट के डिसाइपल्स का मजाक उड़ा रहे थे। वही फीमेल डिसाइपल ही थी जो हंस नहीं रही थी क्योंकि उसने नोटिस किया कि चाम वैंग लिन पर काम ही नहीं किया, जबकि वहाँ खड़े सभी डिसाइपल्स में वो कल्टीवेशन के हिसाब से सबसे कमजोर है। वैसे वैंग लिन चाम में फंसना तो दूर बल्कि उस लड़की पर ध्यान तक नहीं दे रहा था। उसका ध्यान तो दाओ सेक्ट वाले अपने साथ जो अपना पेट लेकर आए हैं उस पर है। उनका पेट एक बहुत ही खतरनाक पॉइजनस बीस्ट है। वो बस शो ऑफ के लिए उसे लेकर आए थे
पर यहाँ वैंगलिन तो उसे देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसके पॉइजन से वो अपने अंदर का पॉइजन खत्म कर सकता है। और वैंगलिन की किस्मत भी अच्छी थी, क्योंकि उसे ही बीस को खाना खिलाने का काम मिला। रात के समय वैंगलिन उसे खाना देने के लिए आता है, जहाँ चुपचाप जब वो बीस सो रहा था तब वैंगलिन ने उसके मुंह से टपकता हुआ वो पॉइजन कलेक्ट कर लिया। हालांकि वैंगलिन ने उसके खाने में नींद की दवाई मिला दी थी, इसी वजह से वो ये चीज कर पाया। लेकिन वैंगलिन के वहाँ निकलने से पहले ही वो बीस जाग गया और वैंगलिन पर हमला करने लगा, जो देखकर वैंगलिन भागता है और सही समय पर उसी बीट के स्पेस में चला जाता है जहाँ वो बीस्ट उसका पीछा नहीं कर सकता। उस दूसरे स्पेस में आकर वैंगलिन ने उस पॉइजन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया, जहाँ उसे प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन कुछ ही समय की प्रोसेस के बाद फाइनली उसकी बॉडी का पॉइजन खत्म हो चुका था। अभी अगले दिन वैंगलिन अपना काम खत्म कर वापस उसी जगह की तरफ लौट रहा था जहाँ सभी डिसाइपल्स रेस्ट करते हैं। तो वहीं उसकी मुलाकात रास्ते में दाऊ सेट के डिसाइपल से हो जाती है। वो वैंगलिन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने आखिर हमारे पेट को क्या खिलाया, क्या वो कुछ भी नहीं खा पा रहा, आखिर तुम इसे क्या देकर आए थे। वैंगलिन कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो बस नॉर्मली उसे खाना देकर वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसे उस बीस्ट से डर लग रहा था। लेकिन दाऊ सेट के डिसाइपल्स को वैंगलिन की बात पर यकीन नहीं होता और वो वैंगलिन पर हमला करने लगते हैं। इतने में ही मास्टर फू वहाँ आकर वैंगलिन को बचा लेते हैं और कहते हैं कि कंपटीशन कल है, इसलिए तुम कल लड़ना। अगर आज तुमने लड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। अभी वैंगलिन उन्हें शुक्रिया कहता है। बाद में वो मास्टर फू के साथ उनके घर आ चुका था। मास्टर फू उसे अपने साथ लेकर आए थे उसकी प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए। उन्हें पता चलता है कि वैंगलिन की कंडेंसेशन कल्टीवेशन की फर्स्ट स्टेज की तरह है, जहाँ कई लेवल्स होते हैं। उनके हिसाब से वैंगलिन अभी लेवल 1 पर है, लेकिन शॉकिंगली उस पॉइजन की वजह से वैंगलिन का लेवल सडनली बहुत ही स्पीड से बढ़ा था। हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ वैंगलिन जब कल्टीवेशन कर रहा था तो मास्टर सीतो भी ये देखकर हैरान हो गए कि एक नॉर्मल से पॉइजन के कारण वैंगलिन का कल्टीवेशन सीधा 14 लेवल बढ़ गया। ये सच में कमाल की बात है। असल में मास्टर सीतो ने वैंगलिन को ये चीज छिपाने के लिए कही थी। अभी वैंगलिन की वो बात छिपी हुई है, इसलिए मास्टर फू को लग रहा है कि वैंगलिन की कंडेंसेशन के अभी फर्स्ट लेवल पर ही है। वैसे अभी वो इस चीज से खुश थे, क्योंकि उनके हिसाब से उनका पॉइजन काम कर रहा है। खैर अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो कंपटीशन शुरू हो चुका था। इसे देखने के लिए कई सारे डिसाइपल्स के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, जिसमें वैंगलिन के भी पेरेंट्स हैं। वैसे इसी बीच उस जगह से थोड़ी दूरी पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम ली मुवान है और ये इस सेक्स से बिलोंग नहीं करती, बस ये यहाँ इस फाइट को और यंग जनरेशन के पोटेंशियल को देखने आई है। वैसे आगे से हम इसे मिस ली कहेंगे, क्योंकि ये इस सीरीज की मेन फीमेल लीड कैरेक्टर होने वाली है। वैसे अभी वहाँ बैटल एरिना में दाऊ सेट का एक डिसाइपल्स आते हुए चैलेंज कर सभी को ललकारता है और कहता है कि आपके सेक्ट में से जिस किसी को भी मुझसे आकर लड़ना है वो लड़ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई पावरफुल डिसाइपल होगा। ये सुनकर पहला डिसाइपल आगे आ गया, जो कि बहुत बुरी तरह से हारा, जिसके बाद वो दाऊ सेट का डिसाइपल हेंग्यू सेट की बेइज्जती करने लगता है, जो सॉन्ग से सुनी नहीं जाती। सॉन्ग असल में सीनियर डिसाइपल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल में आता है। वो तुरंत आगे आ चुका था फाइट करने के लिए। हालांकि वैंगलिन ने भी उसका लेवल नोटिस किया, जो कि लगभग दाऊ सेट के डिसाइपल जितना ही है, लेकिन फिर भी वैंगलिन को उसकी कल्टीवेशन उतनी परफेक्ट नहीं लग रही थी। उसे पता था कि सॉन्ग हार जाएगा। फाइट में भी यही हुआ। कुछ ही अटैक्स में सॉन्ग हार गया और हेंग्यू सेट की फिर से बदनामी हुई। अभी वो लड़का फिर से बेइज्जती वाली बातें करने लगा था, जो बातों तक ठीक थी, पर अचानक ही उसने शो ऑफ करते हुए अपनी स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन्स बना लिए और यहाँ वहाँ फेंकने लगा। कुछ क्लोन्स उसने उन लोगों की तरफ भी फेंके जो कि बस वहाँ उस कंपटीशन को देखने के लिए आए थे। वहीं लोगों के बीच वैंगलिन के पेरेंट्स भी थे, जो कि सिर्फ वैंगलिन को देखने के लिए आए हैं। वैंगलिन अभी तलवारों को अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ता हुआ देख बहुत टेंशन में आ चुका था। वो अपनी पास की चिंता नहीं करता और सीधा बैटल एरिना से होते हुए वहाँ सभी के सामने आकर उन सभी तलवारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी ये चीज देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि नॉर्मल डिसाइपल के लिए ये चीज करना पॉसिबल नहीं थी। हालांकि उनमें से कुछ लोग वैंगलिन को पहचान चुके थे कि ये वो लड़का है जिसने इस सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए लगभग अपनी जान ही दे दी थी। वैसे इस बीच हमें मिस ली को भी दिखाया जाता है, जो कि वैंगलिन की इस एंट्री से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। वैसे वहाँ वैंगलिन अभी बहुत गुस्से में था। वो उस डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने अपनी पावर को शो ऑफ करने के लिए बेगुनाह लोगों पर हमला कर दिया, ये चीज सही नहीं है। पर वो डिसाइपल अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। वो तो उल्टा वैंगलिन पर रोब झाड़ते हुए कह रहा था कि तुम्हें बीच में आने को किसने कहा था,
तुम जैसे छोटे मोटे डिसाइपल से मैं बात भी नहीं करता। ये सुनकर वैंग लिन को और गुस्सा आ गया और वो सीधा बैटल एरिना में आ गया। अभी वैंग लिन का लेवल किसी को नहीं पता, इसलिए उस लड़के को भी लग रहा था कि वैंग लिन एक नॉर्मल डिसाइपल है जो कि बस गुस्से में उससे लड़ने आया है, इसलिए वो पहले कुछ नॉर्मल अटैक्स करता है। लेकिन वैंग लिन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जो चीज उस लड़के को सही नहीं लगती, उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए अब उसने सीरियस अटैक्स ट्राई करना शुरू कर दिए थे। वो अपने स्पेशल अटैक्स ट्राई कर रहा था, जिस बीच दाओ सेट के कुछ डिसाइपल्स समझ चुके थे कि अब शायद वैंग लिन नहीं बच पाएगा, क्योंकि उनके उस साथी डिसाइपल ने इस फाइट को सीरियस ले लिया है। वहाँ उस लड़के ने तो एक स्पिरिचुअल पाइथन तक समन कर लिया, जो कि इतना खतरनाक होता है कि कम लेवल के कल्टीवेटर्स पर अगर उससे हमला किया जाए तो वो अपनी जान तक गवा सकते हैं। फिर भी उसने बिना कुछ सोचे समझे हमला कर दिया। वैंग लिन इस तरह के अटैक से लड़ने के लिए ट्रेन नहीं है, इसलिए उसे नहीं पता कि यहाँ पर किस तरह के अटैक किए जा सकते हैं, इसलिए उसने खुद का एक अलग अटैक तैयार किया। उसने एक एनर्जी बॉल क्रिएट की जिसमें उसने बहुत सारी एनर्जी कंप्रेस कर दी थी और बाद में उसी एनर्जी बॉल को सीधा पाइथन के मुंह की तरफ छोड़ दिया, जिसे जैसे ही उस पाइथन ने खाया तो एक धमाका हुआ, जिससे वो डिसाइपल वहाँ से दूर फेंक चुका था। अभी वो हार चुका था, लेकिन फिर भी वैंग लिन उसकी तरफ बढ़ता है और उसे डर का एहसास दिलाते हुए बताता है कि दुनिया में सिर्फ वही पावरफुल नहीं है, उसके अलावा भी कई पावरफुल लोग हैं, इसलिए उसे घमंड नहीं करना चाहिए। अभी ये बात कहते हुए वैंग लिन ने उसे बहुत ही तेज लात मारकर सीधा दाओ सेट के एल्डर्स की तरफ फेंक दिया। एल्डर्स तो इस चीज से गुस्सा हो गए और उनमें से एक एल्डर ने वैंग लिन पर हमला कर दिया, लेकिन यहाँ हेंग्यू सेट के एक दूसरे एल्डर ने वैंग लिन को आकर बचा लिया। तभी वहाँ दाओ सेट के लीडर और यहाँ हेंग्यू सेट के लीडर की एंट्री होती है। अभी हेंग्यू सेट के लीडर कह रहे थे कि आपको डिसाइपल्स की फाइट में बीच में नहीं आना चाहिए था, ये फाइट डिसाइपल्स की थी और उन्होंने ये सुलझा ली। वैसे इस बीच वो वैंग लिन से कहते हैं कि लड़के, आज से तुम हमारे सेट के इनर डिसाइपल हो। वैंग लिन का लेवल भी सभी के सामने आ चुका था कि वो की कंडेंसेशन के लेवल 14 पर है और इतनी जल्दी इस लेवल को टच करना इम्पॉसिबल सी बात है, इसलिए सभी बहुत इम्प्रेस थे। वैसे अभी वहाँ दाओ सेट के लीडर शांत तो हो गए, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो हेंग्यू सेट के लीडर से कहते हैं कि ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द मुलाकात होगी और शायद वो आखिरी मुलाकात हो। वैसे अब वो सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। शाम को वैंग लिन की मुलाकात फिर से अपने पेरेंट्स से होती है। यहाँ वो लोग वापस अपने गांव की तरफ जा रहे थे। जाने से पहले वैंग लिन की मदर वैंग लिन को वो सब खाना देना चाहते थे जो कि वो अपने साथ लेकर आई थी। वो दोनों ही वैंग लिन की प्रोग्रेस से बहुत ही ज्यादा खुश है। आखिर में जाने से पहले वैंग लिन को और ज्यादा तरक्की करने का आशीर्वाद देते हैं और फिर गुड बाय कहते हैं। वैंग लिन भी उनसे फिर से गुड बाय कहकर थोड़ा सा दुखी था, पर उनके जाने से पहले वो उन्हें एक स्टोन देता है और कहता है कि जब कभी आपको मेरी जरूरत हो, इस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देना। मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी जरूरत है और मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। इसके बाद वैंग लिन भी वापस लौट आया था। अभी रात हो चुकी थी, इसलिए वैंग लिन जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही हम देखते हैं कि अचानक ही हेंग्यू सेट के ऊपर एक बड़ी सी सोल बॉडी दिखाई देती है, जो कि एक सोल मास्टर की बॉडी है। सभी डिसाइपल्स उसे देखकर हैरान थे। वहीं सारे एल्डर्स और सेक्ट लीडर भी एक जगह पर इकट्ठा हो चुके थे। वो सोल मास्टर इन्हें बताता है कि जब उन्हें उनका हेंग्यू सेक्ट खाली करना होगा, ये हेंग्यू सेक्ट अब से दाओ सेक्ट के अंदर आएगा। जो लोग शांति से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और जिन्हें ये चीज मंजूर नहीं, वो उन्हें ये चीज बता दे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अभी लीडर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि लेकिन हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि एक दूसरे पर हमला नहीं होगा, जिस पर वो सोल मास्टर कहने लगता है कि ये अटैक पहले तुमने ही किया है और इस चीज का मेरे पास सबूत भी है। वो सबूत भी दिखाता है जिसमें वो बता रहा था कि कुछ लोगों ने दाओ सेट पर हमला किया था, जिन्हें उसने मार दिया, पर ऐसा कोई भी ऑर्डर लीडर ने नहीं दिया था। इसलिए वो समझ चुके थे कि ये बस दाओ सेट की एक चाल है। वैसे वो इस तरह से हार नहीं मान सकते, इसलिए उन्होंने एक फॉर्मेशन क्रिएट किया जो कि दाओ सेट को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वो सोल मास्टर बहुत ताकतवर था। वो इस प्रोटेक्शन बैरियर पर भारी पड़ने लगता है। इसी बीच हमें वैंग लिन को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी जागा है। वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकला तो उसने बाहर सोल मास्टर की एक जायंट बॉडी को देखा। वो एकदम हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या चीज है, पर मास्टर सीतू उसे बताते हैं कि ये एक सोल मास्टर है। ये ताकतवर तो होते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं। वो बताते हैं कि उनके प्राइम में वो इस तरह के कई सारे सोल मास्टर्स को हरा चुके हैं। वैसे अभी जब वो ये सब वैंग लिन को बता रहे थे, उसी दौरान वहाँ मास्टर फू की एंट्री होती है। वो वैंग लिन से कहते हैं कि लड़के, यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सही समय रहते यहाँ से निकलना होगा।
वैंगलिन कहता है कि क्या हम सभी की मदद नहीं करेंगे, तो मास्टर फू कहने लगते हैं कि तुम बेवकूफ हो, क्या तुम चाहकर भी उस सोल मास्टर को नहीं हरा सकते? इससे अच्छा तो हम हमारी जान बचाकर वहाँ से निकले। वो वैंगलिन को अपने घर लेकर आते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ जरूरी सामान रखना है, मैं उसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। इसी बीच वो वैंगलिन को चाय भी ऑफर करते हैं जिसमें जहर मिला हुआ था। वैंगलिन उसे पीने से मना कर देता है, पर वो जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए वैंगलिन ने उसे हाथ मारते हुए अलग कर दिया और कहा कि मुझे पता है कि इसके अंदर पॉइजन था, आपको और छुपाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि आपके इरादे क्या हैं। मास्टर फू कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, फिर मुझे अब छिपकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर उन्होंने कई सारे तालिस्मान को एक्टिवेट कर दिया जो कि वैंगलिन को वहीं पकड़ लेते हैं। वैंगलिन अपनी जगह से नहीं हिल सकता था। अब मास्टर फू आराम से वैंगलिन से वो ट्रेजर ले सकते थे जिसकी उन्हें तलाश थी। पहले वो चेक करते हैं कि आखिर वैंगलिन के पास खास क्या है जो कि उसकी कल्टीवेशन को इतनी जल्दी इंक्रीज कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि वैंगलिन के पास हेवन डिफाइंग बीड है, वही रेयर ट्रेजर जिसके पीछे कई सारे लोग पड़े हुए हैं। वो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, उनके लिए ये एक लॉटरी से कम नहीं था। वैसे इसी बीच हमें वहाँ हेंग्यू सेक्ट के एक बैटल एरिना को दिखाया जाता है जहाँ वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था और उस सोल मास्टर ने एक बड़ा सा मीटियोर उनकी तरफ फेंक दिया था जो कि इन सभी को खत्म कर सकता है। उसे देखते ही लीडर ने एक वाटर ड्रैगन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और हमला करना शुरू कर दिया। इसमें वो अपनी जान भी गंवा सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, उन्हें बस अपना सेक्ट बचाना है। उन्होंने जो टेक्निक यूज की वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन सोल मास्टर की मीटियोर जितनी नहीं। उस हमले ने उनकी वो टेक्निक डिस्ट्रॉय कर दी और लीडर सीधा आकर जमीन पर गिरे। उन्हें कोशिश करता हुआ देख बाकी डिसाइपल्स भी अपनी अपनी पार का इस्तेमाल करने लगे थे उस मीटियोर को रोकने के लिए, लेकिन उनकी पार भी काफी नहीं थी, वो भी उसे नहीं रोक पाए और वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका हुआ। सीन वापस से शिफ्ट होकर वैंगलिन पर आता है जहाँ वो भी अभी नहीं हिल पा रहा था और मास्टर फू के पास अब पूरा चांस था वैंगलिन से उस ट्रेजर को छीनने का। लेकिन इतने में ही वैंगलिन एक एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से अब वो मास्टर फू की बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था। वो मास्टर फू से उस तालिस्मान को डीएक्टिवेट करवाता है जिससे वो आजाद हो चुका था। मास्टर फू को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन जल्द ही वो समझ जाते हैं कि वैंगलिन ने उन्हीं की टेक्निक का इस्तेमाल किया और एक स्लो पॉइजन उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जिसकी वजह से वैंगलिन अपनी एनर्जी की मदद से उन्हें कंट्रोल कर पा रहा है। अभी वो वैंगलिन से माफी मांगने लगे थे और कहने लगे थे कि मुझे जाने दो, तुम्हें मेरे कोई भी ट्रेजर चाहिए तो तुम वो रख सकते हो, पर वैंगलिन उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें वही जान से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो फाइनली उस घर से बाहर निकल कर आता है। अभी वो ये समझ चुका था कि हेंग्यू सेक्ट अब नहीं रहा, इसका मतलब उसे भी यहाँ से निकलना होगा। इस बीच सीन वापस वही बैटल एरिना पर आता है जहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग हार चुके हैं। सभी डिसाइपल्स वहाँ से जा रहे थे, कईयों को तो बहुत चोट भी आई है, उनके पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो सभी वापस घर लौट जाएंगे। लेकिन इतने में ही दाओ सेक्ट के लीडर वहाँ पर आते हैं और सभी से कहते हैं कि तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं, अगर तुम चाहो तो हमारे दाओ सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो और तुम्हें कोई टेस्ट भी नहीं देना होगा, साथ ही उन्हें हीलिंग पिल्स भी दी जाएंगी। जो सुनकर लगभग सभी डिसाइपल्स अपना रास्ता बदल लेते हैं और दाओ सेक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। एल्डर्स को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कह रहे थे कि इन लोगों ने इन्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और अब ये लोग दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं। लेकिन लीडर कहते हैं कि जाने दो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, और इतना कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वैंगलिन वहाँ आता है, लेकिन तब तक वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। उसने जो फैसला किया वो सही था, उसे हेंग्यू सेक्ट को अब छोड़ना ही होगा। हालांकि वो मास्टर सीतू से कहता है कि मास्टर, मैं अब और ताकतवर होना चाहता हूँ। मैंने देख लिया कि कमजोरों की यहाँ कोई जगह नहीं, जो ताकतवर होता है उनको ही सब कुछ मिलता है। हेंग्यू सेक्ट ना जाने यहाँ कब से था, लेकिन कुछ लोगों ने आकर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर कर अपना बना लिया, और वो भी सिर्फ ताकत की मदद से। अब मैं भी ताकतवर होना चाहता हूँ। इसके बाद सीन सीधा 4 साल बाद पर शिफ्ट होता है। हमें दाओ सेक्ट के 2 डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि पास के ही माउंटेन पर अभी कुछ मेडिसिन की तलाश में जा रहे थे। वहाँ पहुंचकर उन्हें अचानक से बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है जो कि किसी पावरफुल कल्टीवेटर की है। वो तुरंत ही माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि यहाँ कोई इमॉर्टल है, हमें माफ कर दीजिए। जिस पर वहाँ सामने की गुफा से आवाज आती है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से चले जाओ। जो सुनते ही वो लोग वहाँ से भाग गए और इसके बाद वो इमॉर्टल उस गुफा से बाहर निकल कर आया। उसकी एनर्जी से पूरे माउंटेन के बीच का ध्यान वहाँ उसी तरफ आ चुका था। वैसे हमें पता चलता है कि ये इमॉर्टल कोई और नहीं
बल्कि वैंग लिन ही है, जिसने 4 साल लगातार कल्टीवेशन करते हुए खुद को ऊंचाइयों तक पहुंचा लिया। अब वो एक इमॉर्टल की गिनती में आ चुका है। हालांकि अभी भी वो अपनी पार को सभी से छुपा कर रखना चाहता है, क्योंकि इतना काफी नहीं है, उसे अभी और ज्यादा ताकतवर होना होगा। वैसे अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आगे के पार्ट्स के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अगला पार्ट भी आपको कल ही मिल जाएगा। इसके लिए आप बस बेल आइकन ऑन रखना, क्योंकि इस सीरीज को हम डेली कंटिन्यू करने